हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 14, ठीक है। और पेज नंबर कितना निकालेंगे 82। ये जो खान सर का बुक है बिहार पुलिस, इसका पेज नंबर कितना 82 में आप जाएंगे देख लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कितना दिखने वाले हैं हम लोग 100 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या ही इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कहता है कह रहा है वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को एक नाम दिया, वो क्या नाम दिया इसका आंसर करेंगे। एक नाम दिया है, वो क्या दिया है इसका नाम वो आंसर करेंगे। कहता है वेगनर मानते थे कि कभी, वेगनर जो थे लोग वो क्या मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग था, है ना, भाग थे। कह रहा है कि वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को एक नाम दिया, वो नाम क्या है इसका आंसर करेंगे। वो नाम क्या है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपना पेंजिया। पेंजिया क्या नाम हो जाएंगे, पेंजिया। देखिए हम इसका आंसर थोड़ा लेट से करेंगे, वो पहले आप कर लेंगे इसका आंसर फिर हम करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे, है ना, ऐसे मानते थे। कौन मानते थे, वेगनर। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को पैंजिया नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दिया है, पैंजिया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। उपन्यास के की जीवन की कहानी की नाटक क्या है, किसकी कृति है बताइए। कहता है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास, ठीक है। देखिए शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरा नंद वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, ठीक है। अब 3 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन दिस सेंटेंसेस। कहता है द रोड ए लेटर इज, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। इसका ऑप्शन देखेंगे, चारों के चारों ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि उस गुण का चयन कीजिए जो क्या है, नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, और बाकी तीनों जो हैं वो हैं और वो क्या है, एक नहीं है। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कि यह ताप, कह रहा है कि यह ताप कमरे के ताप पर होती हैं। देखिए कह रहा है ना कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का भी लक्षण नहीं है, तो यही अपना लक्षण नहीं है, बाकी सारे लक्षण है। देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तारे एवं हाइड्रोजन बम में होती है ना। इसके लिए क्रांतिकारी करा, इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। हाँ, नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, है ना जी। लेकिन इसका अभिलक्षण नहीं है कि यह कम ताप कमरे के ताप पर होती हैं, इसका यह अभिलक्षण नहीं है। अब आ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। एक अणु का द्रव्यमान कितना है, मतलब कहने का है कि ऑक्सीजन के जो एक अणु है ना, उनके भार कितना है। भार हम लोग कहते हैं ना 2 किलो 4 किलो 5 किलो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो इसका आंसर क्या कहेंगे आप कहेंगे कि 32 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान मतलब एक अणु की भार कितना है, 32 ग्राम। वेरी गुड। अब आएंगे आगे। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कहता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक हैं। ये जो पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, इनके द्वारा कौन से रचित नाटक, देखिए नाटक का सब नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें से बता देना है कि ये जो पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, उसने इसमें का कौन सा जो नाटक है, नाटक का रचनाकार है। 6 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, तो आप कहेंगे बेनू संहार। क्या है जी, बेनू संहार। ये नाटक है, नाटक का नाम है, और इस नाटक के रचयिता कौन है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। क्या याद रखेंगे, पंडित बालकृष्ण भट्ट, है ना। अब देखिए कहता है कि बेनी संहार पंडित बालकृष्ण नारायण द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और याद हो गया इसमें कि ये जो बेनी संहार है, ये है संस्कृत की नाटक है ना जी। ये भी जानकारी मिल गया आपको। थ्योरी से बहुत कुछ जानकारी मिलता है। हो सकता है कि क्वेश्चन जब पूछे आपके एग्जाम में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ना पूछे, इधर उधर से घुमा दे, तो जब इधर उधर से घुमाएगा तो हम लोग थ्योरी देखे रहेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे ना।
देख रहा है कि भट्टनारायण ने महाभारत को बेनिसंहार का आधार बनाया है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट घोषणा की। कहता है निम्नलिखित में से किसने, कौन सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है, बताइए। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएंगे रेमजे मैकडोनाल्ड, है ना जी, रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, है ना। कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है कौन, रेमजे याद रखेंगे, रेम से याद रखेंगे रेमजे, मैक माने बनाना होता है ना, मैक, डोनाल्ड याद रखेंगे, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कह रहा है कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, कहता है रैमसे कि रेमजे है, रेमजे है। ठीक है, कहता है कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की है उस 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल गया है, तो इसका आंसर थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कहता है कौन सा कथन, इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो बिहार की विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, आप बाकी सारे के सारे गलत हैं, है ना जी। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, 8 नंबर का हो जाएगा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा, है ना जी, ये वाला अपना राइट आंसर है। अब देखिए 8 नंबर का हो गया। अब देखिए कह रहा है कि बिहार लोकसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा, है ना। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और बनते आ रहे हैं, है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहता है किस वर्ष में, पहली बार के बाद पूछ रहा है, कहता है किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार, पहली बार जब वो क्या हुआ, पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, वो साल, वो जो साल है बदनसीब साल कौन था वो बदनसीब साल कौन था बताइए। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो एकदम 2000 पे ताला लगा देना, है ना जी। 2000 जो 2000 ईस्वी था, उसी समय पहली बार क्या हुआ था, श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। देखिए कोई स्टूडेंट बुरा नहीं मानेंगे, हम हंसने के लिए कुछ बातें बोल देते हैं, तो ये खुश नसीब 2000 को समझिए या फिर बदनसीब समझिए, हम लोगों को तो याद करने से मतलब है ना। अब देखिए कह रहा है कि नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च, देखिए मार्च में प्रपोज करने आए थे, फरवरी के बाद आए थे मार्च में प्रपोज करके, है ना, ऐसे ही याद रखेंगे। कहता है कि नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को सीएम बने थे, है ना, 3 मार्च याद रखेंगे। उन्होंने 10 मार्च 2000 को पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना। देखिए 3 मार्च को बने थे, उन्होंने 10 मार्च 2000 को पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, अब देख रहा है निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उत्पादन जापान का महत्वपूर्ण केंद्र है, कौन सा केंद्र है। देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से, इसमें से जो है ना सूती वस्त्र जो होते हैं सूती का, वहाँ उत्पादन की बात कर रहा है, उत्पादन, ठीक है, हाँ वहाँ मतलब उत्पादन होता है, खेती होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, कहते हैं सूती वस्त्र उत्पादन क्या होता है, जापान का उत्पादन। तो हम देखिए मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं कुछ का, तो वो भी तो उत्पादन ही होगा ना। मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे संख्या में कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा, तो भी तो उत्पादन ही हुआ ना, तो ऐसे समझेंगे। कहता है निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उत्पादन जापान जो है उसे कहता है महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो कहाँ का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि ये जो केंद्र है ओसाका जो है यही इसका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। ठीक है, ओसाका, साकाला का बूम बूम, ओसाका ऐसे याद रखेंगे ना, साका तो यही है ना जी, ओ लगा देंगे, ओसाका, ओसाका। ठीक है, अब देखिए ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, यानी कि वहाँ बनता है ना जी। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं इस केंद्र को, क्या कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर। मैन माने आदमी, है ना जी, और चेस्टर माने टेस्टर, तो जानते हैं चेस्टर चलिए जापान का मैनचेस्टर, कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी, छोड़िए जान दीजिए, हम देखा कीजिए। कहता है नीति आयोग का स्वरूप क्या है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। 12 नंबर का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। नीति जो है, नीति आयोग का स्वरूप जो है वो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परामर्श
परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, 12 नंबर का समझ में आ गया। अब आ जाएंगे हम लोग 13 नंबर। देखिए कहता है नीति आयोग, कहता है कि नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग का मकसद, देखिए मकसद हर किसी का मकसद होता है ना। कहता है नीति आयोग का मकसद राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करना है। इस आयोग का काम नीति निर्माण में सरकार की सहायता करना है। यही इसका क्या है? मकसद है। हम लोग का मकसद क्या है? एग्जाम पास करना है ना। इसमें 3 ऑप्शन दिया है जी। 13 नंबर ABC कहाँ है? बी, अच्छा हाँ इधर दे दिया है 13 नंबर। अब इसका आंसर करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। कहता है भारत निर्माण योजना जो है, योजना का कहता है इनमें से यानी कि निम्न में से कौन सा घटक है ही नहीं। 13 नंबर का आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा कृषि विपणन, है ना जी। देख कहते हैं भारत निर्माण योजना के निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो ये जो है कृषि विपणन नहीं है। ग्रामीण दूरसंचार है, ग्रामीण आवास है, ग्रामों का विद्युतीकरण है, लेकिन कृषि विपणन नहीं है। आगे समझ में, ये है भारत निर्माण योजना का। ठीक है, देखिए कह रहा है कृषि विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है ना। अब आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? जो भारतीय नीति आयोग है ना, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बस इतना बता के 1 नंबर ले लेना है ना। तो इसका पदेन जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तत्व विश्लेषण करने पर कहता है इसका तत्व विश्लेषण करने पर विश्लेषण करेंगे तो हमें 38.71% कार्बन और 9% 67% क्या हाइड्रोजन मिला। कहता है यौगिक का मूलनापाती सूत्र होगा। इसका जो मूलनापाती सूत्र है वो क्या है बता के 1 करोड़ रुपया ले लेना है ना। डी तक देखिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, डी तक देखिए। बहुत बच्चे हैं कि शिकायत करते हैं कि डी तक काहे नहीं दिखाती हैं ऑप्शन। देखिए सर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा CH3O हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए CH का हो जाएंगे, यहाँ पे CH ऐसे कुछ हो जाएंगे। 1 सेकेंड, CH3 CH ये हो जाएगा CH3O ऐसे। ठीक है, याद रहेगा। अब आइए कह रहा है इधर कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। इसका आंसर कहता है कि मेरी वियतनाम यात्रा। ठीक है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा कौन सा है? स्मरण है, कहता है संस्मरण या रेखाचित्र, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत क्या है? मेरी कह रहा है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा क्या है? 16 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि जो यहाँ देखिए यात्रा से रिलेटेड है, मेरी वियतनाम यात्रा, तो इसका आंसर भी कहीं ना कहीं यात्रा में ही आएगा, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। पता है मेरी वियतनामा यात्रा नामक पाठ के रचनाकार भोला पासवान शास्त्री हैं। कौन है? भोला पासवान शास्त्री हैं। और मेरी वियतनाम यात्रा पाठ एक यात्रा वृत्तांत है ना जी। अब एक और क्वेश्चन आपको याद करने की मिल गया कि नहीं, कि कह रहा है कि मेरी वियतनाम यात्रा नामक पाठ के रचनाकार जो है वो क्या है? भोला जी, यानी कि भोला पासवान शास्त्री हैं, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की जो है ना प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? बस इतना ही आंसर बता देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्रमुख जो खाद्य है, खाद्य फसल, ये देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका एक मेरी दोस्त थी, यही क्वेश्चन आया था तो गलत करके आई थी। अब मेरे को बोल रही थी कि देखो तो ये क्वेश्चन सही करके आए हैं। हमने कहा गलत है, अरे फिर से गलत हो गया। तो इसका आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? देखिए कहते हैं ना खाद्य फसल, भारत की सबसे कहते भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है, खाने वाला फसल क्या है? चावल। और चावल भी है। चावल। अब देखिए कह रहा है कि चावल और गेहूँ दोनों
भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चावल भारत की प्रमुख प्रमुख खाद्यान्न है। चावल उत्पादन के मामले में देश का विश्व में दूसरा स्थान है। अब देखिए चावल में, अब देखिए यहाँ पे गेहूं की बात नहीं किया, यहाँ ऑप्शन भी देखने होते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया कि दोनों, तो कोई तो एक होने चाहिए। ए और बी दोनों कह देता तो हम लोग दोनों पे मार देते, लेकिन कह रहा है इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है ना जी। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ और चावल दोनों है, लेकिन ऑप्शन को देख के अपना हिसाब लगा लेना है। कह रहा है कि चावल और गेहूं भारत की क्या है, प्रमुख खाने वाली फसलें हैं, है ना जी। हम लोग तो इसी पे जी रहे हैं, है कि नहीं, इसी पे जी रहे हैं कि नहीं। तो गेहूं पर ही हाँ, और देखो तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न है। कह रहा है चावल उत्पादन के मामले में जो देश का है ना, देश का विश्व में दूसरे ही स्थान है। पूरा विश्व में दूसरे स्थान पे भारत आता है चावल में। हम लोग चावल खाना पसंद करते हैं तो उगाना भी पसंद करते हैं ना जी। कहता है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। 19 नंबर का आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहता है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये में, कहता है भारतीय रुपये के फोन आ रहा है क्या कहीं से, कहता है भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, 19 नंबर का आंसर बताएंगे तो आप कहेंगे रुपये का मूल ह्रास हो जाएगा, मूल ह्रास, है ना जी। अब देखिए आएंगे हम लोग के हाली 20 नंबर पे। देखिए एक बार कह रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को रुपये की मूल्य ह्रास कहा जाएगा। 20 नंबर कहता है कि फिनाइल कीटोनूरिया, है ना जी। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल। देखिए ये जो फिनाइल कीटोनूरिया जो है ना, ये बीमारी का नाम है। फिनाइल कीटोनूरिया क्या है, बीमारी का नाम है, ठीक है। कहता है इसी के रोगी के मूत्र यानी पेशाब में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है। इसका आंसर करेंगे 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो अम्ल कौन सा पाया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे फिनाइल पायरूबिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फिनाइल पायरूबिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, फिनाइल, देखिए फिनाइल से ही स्टार्ट है तो फिनाइल याद रखेंगे आप। पायल याद रखना है ना, पायरूबिक है ना जी, पायरूबिक याद रख लेंगे, ठीक है। अब ये कहता है इसमें वही बात कहा है। देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दुगो, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति, मतलब वो नहीं है, अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। 24 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 24 नंबर का। तो आप कहेंगे आप कहेंगे उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य कर सकता है ना जी। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य कर सकता है अगर ये दोनों नहीं रहेंगे, इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता, ठीक है। देख रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य कर सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कह रहा है कि लेकिन दरवाज़ा, देखिए लेकिन दरवाज़ा एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है ना। कहता है लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है, लेकिन किसका है। ये जो लेकिन दरवाज़ा लिखे हैं वो कौन महाराज जी लिखे हैं, है ना जी। इसमें से कोई एक आदमी लिखे होंगे, तो इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आप कहिएगा कि बी नंबर हो जाएगा, पंकज बिष्ट का, है ना जी। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास किसकी है, पंकज बिष्ट का है ना, पंकज बिष्ट का है, ठीक है। ऐसा समझ में। देखिए कह रहा है पंकज सिंह बिष्ट हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार व समालोचक हैं। लेकिन दरवाज़ा इनका उपन्यास है। ये इंसान देखिए कितना सारे काम करके गए हैं। अब ये अपना 26 नंबर क्या हो जाएगा, मैथ का अपना क्वेश्चन देख लेना है। मैथ की क्लास में कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण, कल ना आया था कायांतरित चट्टान के बारे में। कहता है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। इसका आंसर करेंगे कल वाला सेट में 1 नंबर पे कुछ ऐसा ही सवाल था कायांतरित चट्टान वाला। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 27 नंबर का हो जाएगा पटितास्मीय। कहता है ना कि कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ये जो पटितास्मीय जो है इनका उदाहरण नहीं है, लेकिन स्लेट इसका उदाहरण है, साइनाइट इसका उदाहरण है, हेलालाइट भी इसी का उदाहरण है।
है समझ में। अब देखिए कह रहा है कि ग्रेनसोइड, ग्रेनाइड, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, कहता है क्वार्टजाइट आदि कैंतित चट्टान के कुछ उदाहरण हैं। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे, 28 नंबर। कहता है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, भारत में जो है, भारत में विदेशी पैसा के मांग बढ़ जाती हैं तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है बताइए। 28 नंबर का आंसर कौन कौन सही करेगा। 28 का क्या हो जाएंगे, 28 के हो जाएंगे अमूल्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवमूल्यन हो जाते हैं, ठीक है, अवमूल्यन हो जाते हैं। देखो तो यदि भारत में, हम लोग के भारत में जो विदेश के पैसे हैं ना, विदेशी मुद्रा की मांग अगर बढ़ जाए तो भारतीय मुद्रा जो है, भारतीय मुद्रा रुपया का क्या होता है, अवमूल्यन हो जाता है, ठीक है। अब आइए कहता है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं। डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो 29 नंबर हैं ये हो जाएंगे ग्रीस यूनान। क्या हो जाएंगे, ग्रीस यूनान। डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो ग्रीस यूनान से संबंधित है ना। अब देखो है डेक्रोन, डेक्रो का कानून ग्रीस यूनान से संबंधित है। और डेक्रो का मतलब क्या होता है, यूनानी कानून देने वाला, है ना। और देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह क्या मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान के निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा। लता जी है ना, उनका कह रहा है कि लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए जो उसमें 100% यह होगा, क्या होगा, गानपन होगा कि अभिनय होगा कि नाट्य होगा कि रीति होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर वाले आ जाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप वेरी गुड, गानपन होगा, है ना जी। अब देखिए कह रहा है कि लता का कोई भी गाना लीजिएगा तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म रह गानपान ही है। अब आइए कहते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर किसी को ये आना चाहिए। कहता है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार की लिंग निर्धारण पाया जाता है। 33 नंबर का आंसर करेंगे तो हम आपको देंगे 1 करोड़। चलिए 1 करोड़ यहीं पे मिल जाएगा, दे दिए हैं, और जिसको उठाना है वो उठा लेगा। कहता है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो लिंग कह रहा है, किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का XY। क्या हो जाएगा 33 नंबर का आंसर, XY, ठीक है, XY पाए जाते हैं। अब देखिए कह रहा है ना कि 2 लिंग गुणसूत्र X और Y मनुष्य और अधिकांश अन्य स्तनधारियों में पाए जाते हैं। मानव जाति में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब आइए देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे एक बार, सिंधु घाटी के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ाए थे। अब बताइए इसका आंसर। कहता है निम्नलिखित में से, मतलब इसमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। 34 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। 34 नंबर क्या हो जाएगा, नहीं, आहर हो जाएंगे, आहर। देखिए राखीगढ़ी उससे रिलेटेड नाम ही है, उसमें नाम देखे थे लोग। फिर कालीबंगा के बारे में जाने थे, नगर वगैरह है नहीं। असुरकोटडा ये भी नाम है नगर का, ठीक है, इनके बारे में पढ़े थे लोग। ये है आहर, नाहर चाहे आहर, इसे याद रखेंगे क्या। अब देखो तो मोहनजोदड़ो कालीबंगा लोथल धौलावीरा राखीगढ़ और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, और वही नहीं था। 35 नंबर पे आ जाएंगे, कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब इसका आंसर कीजिएगा 35 नंबर का आंसर, फटाक से कीजिएगा, फटाक से एकदम जल्दी से। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर के, तो आप कहेंगे कि उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत और सदन की कुल कहता है, और सदन की कुल सदन संख्या के 2/3 बहुमत, है ना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना C नंबर। अब आइए कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, ये जो अनुच्छेद है ना 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा की उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है, ठीक है। अब आ जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं हैं। उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है। 36 नंबर का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा बताइए।
कहता है उष्ण एवं पुष्क पवने नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग बोरा चट्टी बोरा हो जाएगा ना जी, बोरा याद रखेंगे, बोरा चट्टी से हम लोग बोरा याद रखेंगे, ठीक है। अब देख कर रहा है, ये अपना आंसर देख लेंगे, मैथ का है। फिर कह रहा है 42 नंबर, कह रहा है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या है अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। 42 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 नंबर वाले आ जाइए। तो आप कहेंगे गरीबों में सबसे करीब की, कहता है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीब है फिर भी सबसे गरीबों की सहायता, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि अंत्योदय का मतलब सबसे गरीब है, अंत्योदय गरीब की सहायता करना है। केक ऑफ गुड होप, कहता है केक ऑफ गुड होप, कहता है मासा अंतरिप को किसने खोजा, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। 44 नंबर का आंसर करके आभारी मतों से विजयी बनाए 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बार्थोलोम्यू डियाज, बाथरूम से याद रखिए, बार्थोलोम्यू डियाज इसका आंसर हो जाएंगे। पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा वर्ष 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज तथा केप को मूल रूप से केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था। कितना ईस्वी, 1488 ईस्वी में इसके एक और नाम दिया गया था, क्या, केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग 45, कहता है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, क्या होता है बताइए, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। 45 का आंसर करेंगे, इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसका भारी मतों से विजयी हो जाएगा ए जीत गया। कहता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का कहता है उद्गर योग है ना जी, उदर्ग योग है ना। अब आएंगे कितने आगे, 45 नंबर, कहते व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदर्ग योग किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। अब आ जाएंगे हम लोग 46 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित स्रोतों में सबसे कहता है किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। कहता है निम्नलिखित कौन से ऐसे स्रोत कहता है कौन से ऐसे स्रोत हैं, तो यही कहने का मतलब है। कहता है निम्नलिखित स्रोतों में से किससे, कौन से ऐसे स्रोत हैं जो भारत सबसे अधिक विद्युत क्या करता है, प्राप्त करता है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा जल से, तापीय से, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का 65% से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों से क्या होता है, आता है ना जी। अब आइए, कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होता है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होता है किसके संबंध में। 47 का आंसर करेंगे 47, 47, इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 के, तो आप कहेंगे कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, है ना। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होते हैं क्यों कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। कह रहा है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, जीवन बीमा निगम क्या है, एक उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है, जीवन बीमा। हम लोग खूब कराते हैं, जीवन बीमा करा लो मरेंगे तो पैसा मिलेगा, है ना। जीवन बीमा बनवाया जाता है जीवन बीमा। तो जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए। इसका आंसर 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे निवेश बैंकों का उदाहरण है, निवेश बैंकों का उदाहरण है। कहते जीवन बीमा निगम निवेश बैंकों का उदाहरण है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका भी एक और क्वेश्चन मिल गया आपको याद करने के लिए। कर रहा है कि भारतीय जो जीवन बीमा निगम है LIC है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे जहाँ हीरो हीरोइन है वहीं है, मुंबई नगरिया। 49 नंबर का आंसर करेंगे, कहता है भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है कौन सा है बताइए। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय है ना जी, बृहद स्तरीय उद्योग है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो बृहद स्तरीय उद्योग है वो कपास का है। क्या है जी, कपास का। देखिए कह रहा है कपास कपड़ा वस्त्र उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। कपास जो है कपड़ा के लिए या चाहे वस्त्र के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी। अब भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कपास ही है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत सरकार के पास जो आय है, पैसा आने वाला आय है ना, तो कहता है सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ से पैसा मिलता है, रेलवे से कि उत्पाद कर से कि बिक्री से कि प्रत्यक्ष कर से, किस से मिलता है सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार को। 50 नंबर का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उत्पाद कर से सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसा मिलता है, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि सरकार के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उत्पाद शुल्क है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश के भीतर उत्पादित होती हैं। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसका आंसर करिएगा
इसका आंसर हो जाएंगे मुद्रा का मात्रा। कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है, तो मुद्रा की मात्रा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि आर्थिक विकास का उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय के पूर्ण स्तर को बढ़ाकर जीवन के भौतिक मानकों में क्या करना है, सुधार करना है ना। अब एक और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कितने साल, कितने ईस्वी को, है ना। 52 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 52 नंबर। आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को, क्या हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की कहते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1949 को किया गया है ना। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के संगठक द्वारा करा है कि अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 53 नंबर पे। कह रहा है कौन सी नदी, कहते हैं भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित। ये कल भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर करेंगे थोड़ा आँख निकाल के, है कि नहीं। आँख निकाल के मतलब नींद जो आ रहा है उसको भगा के, है कि नहीं। और देख रहे हैं भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। 53 नंबर का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। महानदी कहता है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और हिस्सा निर्माण 1948 में शुरू हुआ, जो 1953 में पूरा हुआ था। अब 54 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल चुका है, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इस पे ध्यान देने की कष्ट करें, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहता है इंसुलिन हार्मोन में पेरीपेप्टाइड, कहता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, इसके 54 नंबर का आंसर बताइए, क्या हो जाएंगे 54 नंबर। 54 नंबर का आंसर अपना क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डाइसल्फाइड बंध। क्या हो जाएंगे, डाइन से याद रखो, डाइसल्फाइड बंध, है ना। इंसुलिन कहता है कि इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए तथा बी कहता है डाइसल्फाइड सेतु द्वारा जुड़ी हो रहती हैं। ठीक है, अब 55 नंबर कहता है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं। जो डीएनए है ना, तो कहता है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, वो क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 नंबर का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएंगे बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, है ना। कहता है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि डीएनए के एकल क्षार युग्म बेस पेयर के परिवर्तन को बिंदु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, करा कि नेदर ए ब्रोवर नोर ए लेंडर वी सेड द फादर टू सन। कहता है हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 56 नंबर का आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा। इसको तो लहाना ही है, इसको तो लहा देना है बस, 56 नंबर का तो आप लहा दीजिए पे, है कि नहीं। द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नेदर ए ब्रोवर नोर ए लेंडर, है ना, लहा दिए। अब आएंगे कितने नंबर पे, 56 नंबर तो हो गया, और आएंगे अब 59 नंबर पे। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जो कि मैथ वाला है। ठीक है, कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक जो कर्तव्य हैं, देखिए मौलिक कर्तव्य से ना बार बार क्वेश्चन पूछता है, ऐसा है ही नहीं कि वो छोड़ दे, तो इस पर भी ध्यान रखना है। कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कौन से संशोधन द्वारा, तो 59 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना जी। 42वें संविधान संशोधन कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना, किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। देखिए एक बार और पढ़ेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, कहता है 1976 ईस्वी में, ठीक है, 1976 ईस्वी द्वारा करा है कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग कितने 4A में शामिल किया गया था, है ना। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा किधर, एकदशीय द्विदशीय त्रिदिशीय किधर होती है ना। तो जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, कहता है पॉलीमरेज बहुलक होता है उसकी दिशा क्या होती है। 61 नंबर का आंसर करेंगे, आप बहुत करीब है, अब हम लोग कितना 70 के,
इसका आंसर करेंगे 61 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10 5 से 3, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1/10। कहता है कुतुबुद्दीन, देखिए इसका कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया। इसका आंसर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल जो है बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त किया था। 62 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से। इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा, ला के नहीं, सी नंबर, आली मर्दान को क्या किया था, गवर्नर यानी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है कि मुंतखब, कहता है मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था। मुंतखब उल लुबाब का जो लेखक है उसका नाम बता देना है, कहीं से खींच के लिया देना है। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप खांसी जुकाम याद रखिए, कहता है खाफी खा है ना जी। मुंत देखिए मौ से मुँह के तरफ जा रहा है कहता है मुंतखब उल लुबाब का लेखक जो है खाकी खा है ना। अब देखिए कह रहा है बात वही, अब देखिए कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन की मटर के पौधे पर, जो मटर होते हैं ना, मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास, कहता है विपर्यास विशेषक चयनित किए थे, कितने। 64 नंबर का आंसर करेंगे, कहता है मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल जो थे ना, मेंडल ने कितने, कहता है विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से करेंगे तो आप कहेंगे 7, है ना, 7 से याद रखेंगे। देखिए कहता है मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने 7 विपर्यासी विशेषक चयनित किए थे। अब अपना 65 नंबर देख लेना है मैथ के क्लास में। 66 नंबर कह रहा है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में ... को बढ़ावा देता है। कहता है भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में क्या कहता है को बढ़ावा देता है, किसकी बढ़ावा देता है, स्थिरता को, अस्थिरता को, संवहन को कि चालन को। 66 नंबर का आंसर करेंगे तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे स्थिरता को, क्या करता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, कह रहा है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है, तापमान उल्टने से ठंडे मौसम में बारिश हो सकती है। 67 का आंसर करेंगे, कहता है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो हैं उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, ये जो संघीय है, संघीय पता है ना, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, उत्तरदायी होते हैं। 67 का आंसर करेंगे। 67 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे तो आप कहेंगे राष्ट्र, हाँ वेरी गुड, राष्ट्रपति के प्रति, है ना। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, है ना। देखिए कह रहा है संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा दे, बस इतना ही। देखिए कह रहा है ना भारत के राष्ट्रपति जो हैं उसको यह अधिकार प्राप्त ही नहीं है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो उन्हें नहीं मिला है ना, यही आंसर कर देना है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि न्यायालय के, हाँ कहता है न्यायालय के न्यायाधीश, कहता है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, इसका अधिकार नहीं है। कहते हैं भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकें, है ना। अब देखिए 69 क्वेश्चन कर रहा है परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन मिलता है, परजीवी गाय जो है रोजी का परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, वो कौन सा प्रोटीन है जो मिलता है। 69 का आंसर करेंगे, बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा, लाइए ए नंबर, तो मानव अल्फा लेक्ट एल बुमिन, है ना जी, लेक्ट एल बुमिन, मानव अल्फा लेक्ट एल बुमिन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि रोजी गाय के दूध में मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है और यह सामान्य गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए अधिक संतुलित क्या होता है, उत्पाद होता है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती हैं कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, लागत के स्तर पर। अगर निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर आपके सामने है, उत्तर चुन के बताइए 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 70 नंबर का आंसर क्या कहेंगे, कौन सा पूर्ति जो है सही है बताइए। तो आप कहेंगे कि 2 नंबर जो है अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षमता पर क्या होता है, समग्र पूर्ति निर्भर करती हैं, तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी हो जाएंगे। अब आ जाएंगे हम लोग, देखिए कह रहा है कि समग्र पूर्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर निर्भर करते हैं। सकल आपूर्ति एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं। अब आएंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती हैं। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती हैं, किसका समर्थन करती हैं? 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 71 नंबर का आंसर लगाइए। 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि वर्ग विहीन और राज विहीन समाज का, ये जो बहुलवादी विचारधारा समर्थन है ना, ये समर्थन किसकी करती हैं? वर्ग विहीन और राज विहीन समाज का क्या करती हैं? समर्थन करती हैं। और कहता है 72 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद, देखिए खिजराबाद कर दिया, हिजराबाद कर देता है। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या कर दिया गया? पुनः, बहुत जल्दी, खिजराबाद है ना, खिजरा, खिचड़ी से याद रखो, खिजराबाद कर दिया था, है ना। 72 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे चित्तौड़, जो चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। अब देखिए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का पुनः नामकरण खिजराबाद कर दिया गया। इसके द्वारा राज्य में स्थित मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध अभियान इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? ये जो है इसमें से कौन से हैं जो आप क्या करेंगे? खंडित चर मानेंगे। तो 73 नंबर का आंसर क्या मानेंगे बताइए? तो आप कहेंगे ऊंचाई को भी मान सकते हैं, वजन भी, मजदूर की दो, हाँ कहे मजदूरों की दी गई मजदूरी, दी गई लिखा हुआ है यहाँ पे, दी गई मजदूरी, ये हो जाएंगे सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी। अब देखिए 74 का कह रहा है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 74 का आंसर करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? जीव जो तापमान जो होते हैं, तापमान के क्या करता है? व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पृथु तजापी कहेंगे, पृथु तजापी, यहाँ तजापी होगा, ठीक है, तजापी। अब देखिए यहाँ आ जाएंगे, कह रहा है कि पृथु तजापी वे जीव हैं जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द टेलीफोन वाज ... बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये जो डॉट दिया है उसमें क्या हो जाएंगे बताइए? 75 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे कहते हैं इन्वेंटेड। कहता है द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आगे समझ में लहा लिए। अब आइए, अब 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन कहता है कि वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा डेमाटोलॉजिस्ट, ठीक है। कहता है ना कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड गिवन। कहता है वन हु ट्रीट कहते हैं, स्ट्रीट नहीं, ट्रीट्स है ना, ट्रीटमेंट लेते हैं ना हम लोग। कहते हैं वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, तो ये हो जाए डेमाटोलॉजी। आ गया। अब आ जाएंगे हम लोग 77 पे। कहता है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैनेटिक। इसका आंसर क्या जाए? फैनेटिक, FANATIC, फैनेटिक। 77 का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा एंथुसियास्ट का, हो जाएगा एंथुसियास्ट। कुछ भी हो, इंग्लिश का है, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। आप देखिए 78 का क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका 78 का आंसर क्या हो जाएंगे? 78 का आंसर हो जाएंगे अपना ए नंबर, है ना, हैंड क्रिकचिप हो जाएंगे। अब आ जाएंगे हम लोग। अब देखिए 79 क्वेश्चन कर रहा है कि ओम के नियम का पालन करने वाला चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 50 ± 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा उसमें से कहता है प्रवाहित धारा जो है 1 बराबर 10 + 0.1 एम्पियर है। चालक प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि हैं, कितने हो जाएंगे? प्रतिशत त्रुटि जो है, गलती जो है वो कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 79 का आंसर बताइए। 79 का तो आप लहा के कह देंगे 6% इज़ अ वेरी राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कह रहा है कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज एज ए राइट आंसर फॉर ट्रांसलेट इनटू द एबव सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसका कहने का मतलब है कि आप इसका इंग्लिश बना दीजिए और घुमा फिरा के दिमाग खराब करके, आपका दिमाग खराब है ना, तो बस आप लोग इसका क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे, 80 नंबर का आंसर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 80 नंबर का आंसर क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे डू यू बिलीव इन, क्या हो जाएगा? रीबर्थ।
रीबर्थ, है ना, रीबर्थ माने पुनर्जन्म, है ना। डू यू बिलीव इन रीबर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से इसमें से किस पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना जी, अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग कतई नहीं करता। 81 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 81 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो 81 नंबर का आंसर हो जाएंगे सैन्य मामले में अपील जो है वो नहीं करता। ठीक है, अब आइए कहता है 82 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित मतों से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। निम्नलिखित मतों से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष जो है वो नहीं है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 82 का आंसर कहता है निम्नलिखित मतों से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, वो है कृषि का विस्तार, है ना जी। वो क्या है, कृषि का विस्तार। वेरी गुड। कहता है यूरोप में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सामंतवादी प्रथा का योगदान रहा। सामंतवादी व्यवस्था से लोगों को अधिकार व कर्तव्यों का बोध हुआ। कृषि का विस्तार सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। 83 का आंसर करेंगे, कह रहा है कि सीली भवन प्रक्रिया कहता है संबंधित है किस निर्माण से, किसके निर्माण से संबंधित है, क्या चीज़ से संबंधित है ना जी। सीली भवन प्रक्रिया जो है संबंधित है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 83 का आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे चट्टानों के अपक्षय से। क्या कहेंगे, चट्टानों का अपक्षय से। देखिए, अपक्षय वाली सामग्री अपरदनात्मक प्रक्रियाओं नदी और हवा द्वारा जमा की जाती है। दबाव और संघनन के कारण संचित सामग्री को चट्टान में बदलने की इस प्रक्रिया को सीली भवन यानी कि लिथिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। 84 का आंसर करेंगे शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्ताक के हैं। कहता है शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्ताक के हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन से सप्ताक के हैं। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दूसरा सप्तक के, है ना जी। सप्तक लिखा है, सप्तक के, सप्ताक नहीं सप्तक के। देखिए कह रहा है 85 क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। कहता है लड़का बहुत चलाके, उस लड़का बहुत चलाके, इसमें क्या हो जाएगा 85 का आंसर करेंगे। इसका क्या हो जाएगा 85। कह रहा आप लड़का बहुत चलाके, वह लड़का बहुत चलाके, है ना जी, वह लड़का बहुत चलाके, है ना। डी तक भी दिया है, चलिए कोई बात नहीं। अब आइए नया नौटंकी। कहता है निम्न में से सर्वप्रथम तो सबसे पहले किस वाद ने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा आप बता दीजिए। तो आप लोग कहेंगे 87 का आंसर जो है बेरूबड़ी यूनियनवाद, है ना जी। बड़ी यूनियनवाद कराएगी। निम्न में से सर्वप्रथम सबसे पहले किस वाद में, कौन से वाद में, तो बेरूबड़ी यूनियनवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अब आइए, अब यहाँ कर 89 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेम का मिश्रण थी। कौन सी मशीन जो है वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेम का मिश्रण थी। 89 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 89 का, तो आप कहेंगे 89 का जो आंसर है स्पिनिंग म्यूल। यहाँ नामे में नाम दे दिया, नामे में आंसर दे दिया है ना जी, स्पिनिंग म्यूल हो जाएंगे। वाटर मशीन फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी क्या, स्पिनिंग म्यूल। अब आइए कह रहा है स्पिनिंग म्यूल मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। वाटर फ्रेम नामक मशीन एक बार में 96 धागे स्पिन करने में सक्षम थी। अब 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली में 1857 के विद्रोह। ये 1857 कभी छोड़ने वाला नहीं है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया है। इसका आंसर करेंगे 90 नंबर। 90 का क्या लाएंगे, नहीं रंगून हो जाएंगे। कहता है ना कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलताओं के बाद जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, वो तो रंगून में किया गया था, है ना जी। अब ये कहता है 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। ये जो मजदूर वर्ग की जो दयनीय दशा है उसका चित्रण जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में लिखा हुआ है। 91 का आंसर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 91 का आंसर जो है हो जाएंगे तोड़ती पत्थर में, है ना जी। तोड़ती पत्थर, कहीं ना कहीं इससे ही अपना आंसर मिल जाएगा ना, तोड़ती पत्थर में। कहता है मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर में हुआ। इस कविता में इलाहाबाद नगर का भी उल्लेख किया गया है। 93 का आंसर करेंगे, कह रहा है
कि कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योस लव कहता है लविंगली, कहता है योस लविंगली इज रिटन इन 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 93 का इंग्लिश क्या हो जाएगा बताइए? आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली इन्फॉर्म कर रहा है, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स, है ना। अब 94 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना है ना। 94 का आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? ये है राष्ट्रसंघ, जो राष्ट्रसंघ वाली संगत और रंगत वाली जब बात आ जाएगी तो कह रहा है कि राष्ट्र संघ है ना, राष्ट्र के संघ संगत है ना जी, ऐसे याद रखेंगे। राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। 94 का कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको याद करने को मिल गया। इसकी स्थापना, जो राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को, है ना। 10-20 पे आ जाएंगे। 95 का ज़्यादा नहीं दिया होगा, 10 से 8 दिया होगा। 95 का आंसर क्या करेंगे? 95 का आंसर करेंगे आप प्रीति हो जाएंगी। प्रीति जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कह रहा है 96 का, देखिए 96 का क्या कह रहा है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। कहता है उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल का सीमा नहीं है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बताइए 96 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या ही हो जाएंगे 96? आप कहेंगे कि इतना भूखने की क्या ही ज़रूरत है? 1 नंबर, वाह। कहता है यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा है। ये कहते हैं ना, उस कथन का चयन कर लेना है जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम समझने में असफल रहा है। ये क्या है? मॉडल की सीमा नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेक प्रचा लेक यानी कि ओपेरॉन बना है, किससे बना है बताइए? 99 नंबर का आंसर करेंगे किससे बना है। तो आपको आंख बंद कर देना है और 99 नंबर का दी पे आंसर लगा के 1 करोड़ रुपये हासिल कर। देखिए कह रहा है 3 संरचनात्मक जोन से क्या बना है? लेक प्रचा लेक, है ना जी, बना हुआ है। अब आ जाएंगे 100 नंबर पे। 100 नंबर कह रहा है बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर, जश्न की तैयारी करो जश्न की तैयारी करो। 100 नंबर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल जो है सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई? तो 100 नंबर का आंसर हो जाएंगे अपना क्या? कौन से? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे ईख। ईख जो है बिहार राज्य में 2016 से 17 तक में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत हैं जो सबसे अधिक क्षेत्र में क्या गई? बो दी गई। ठीक है, अब बो के खूब ऊँग के जूस इधर चाप रहे हैं लोग। और कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नगदी फसलें गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, जूट और मेस्ता हैं। नगदी फसलों में गन्ना प्रथम स्थान पर आता है क्योंकि इसका एक बार खेती कर देने से आराम से 2-3 बार तो खूब चलता है ना जी। और गन्ने के जूस का रस खूब चापिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप हमको बता सकते हैं। अगर कोई शिकायत है तो भी कह सकते हैं, अगर थैंक यू बोलना है तो भी बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।